अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर ज़ाविये से और मैं हूं सना करीम। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आप लोगों को नया साल मुबारक हो और पहला टॉपिक भी हमारा साल 2023 के हवाले से है जो कि शुरू हो चुका है। लेकिन इससे पहले नाज़रीन कुछ हवाले देना ज़रूरी समझती हूँ मैं साल 2022 की, जिसमें हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना रहा, जिसमें माशी चैलेंजेस का सामना था। इसके अलावा सिक्योरिटी सूरत हाल और इसके अलावा सियासी अफरा तफरी भी काफ़ी ज़्यादा उरूज पर रही। इसके अलावा भी बहुत से हमें चैलेंजेस का सामना रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि साल 2023 सियासी इस्तेहकाम, मईशत की बहाली, दाखिली अमन की खातिर सख्त फैसले क्या नागुज़ीर हो गए हैं, यही मेरा सवाल होगा पहले। और दूसरा हमारा टॉपिक है नाजरीन स्पीकर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के हवाले से, जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली है। पंजाब असम्बली में नंबर्स पूरे ना होने पर तहरीक अदम एतमाद वापस ले गई है, ज़राए का ये बताना है। साथ ही अपोजिशन इत्तेहाद और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पहले ही वापस ले चुका है। और यही नहीं नाजरीन, नवाज शरीफ की जानिब से भी एक अहम बयान सामने आया है। कहा जा रहा है कि नून लीग को आम इंतखाबात के लिए वो तैयारी भरपूर रखें और ये हिदायत भी दी गई है। साथ ही साथ नाजरीन पंजाब में सियासी जोड़ तोड़, अपोजिशन इत्तेहाद मुतहर्रिक नजर आता है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी सीट बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है। इस पर हमारा सवाल ये होगा कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस हो गई है, क्या नून लीग ने पंजाब में कोई नया मंसूबा बना लिया है? आखिर में हम नाजरीन बात करेंगे बल्दियाती हल्का बंदियों के हवाले से, जिस पर MQM को काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस हवाले से वो MQM पाकिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि बल्दियाती हल्का बंदियों पर गवर्नर सिंध भी काफ़ी ज़्यादा उनके जो है सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों मुतहर्रिक भी नज़र आए और काफ़ी ज़्यादा उनकी अहम मुलाकातें भी होती रही। लेकिन साथ ही उन्होंने ये बात भी कहा है कि कराची सबका दोस्त है, लेकिन कोई इसका दोस्त नहीं है। शहर टूट रहा है, कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पर और जो है माशी कत्ल भी किया जा रहा है। कराची वालों का माशी हब है कराची, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो भी हमारे से मुआहदे किए गए थे वो पूरे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से एक अहम इजलास बिलावल हाउस में अब भी जारी है, जहाँ पर नून लीग मौजूद है और नून लीग की जानिब से जरदारी साहब को कहा जा रहा है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इनके जो है पूरे किए जाएं। लेकिन आसिफ अली जरदारी का यहाँ पर यह कहना है कि MQM नई हल्का बंदियाँ चाहती है, जो कि फौरी तौर पर नामुमकिन है। इस पर हमारा सवाल ये होगा कि बल्दियाती हल्का बंदियों के हवाले से MQM सिंध हुकूमत आमने सामने है, वादा वफा होगा या नए वादे किए जाएंगे? इसी पर हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं, सना मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हैदर वहीद साहब भी। अस्सलाम वालेकुम, नया साल आप लोगों को मुबारक हो। और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले जाएंगे सज्जाद मीर की जानिब। सज्जाद मीर साहब, क्या कहेंगे आप? साल 2023 सियासी इस्तेहकाम, मईशत की बहाली, दाखिली अमन की खातिर सख्त फैसले क्या अब वाकई में नागुज़ीर हो गए हैं? सख्त फैसले तो नागजीर हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये फैसले कौन करेगा? इलेक्शन होंगे PTI करेगी, इलेक्शन ही होंगे मौजूदा हुकूमत करेगी, या ये दोनों नहीं करेंगे कोई और करेगा? सही। ये वो अहम सवाल है जो हमें दरपेश है। यकीनन। मईशत को हर सूरत इस साल बेहतर होना है। बेहतर होने का मतलब नहीं है कि मुसीबत मुश्किलात से निकलना है, बल्कि ये है कि सही पटरी पर चलना है। बिल्कुल ऐसे। अगर ऐसा सका तो हमारी जो हमारा वजूद जो है वो खतरे में पड़ सकता है। आज सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है और उन्होंने तय किया है कि वो सख्त इकदाम लेने के वजूद में है। बिल्कुल ऐसे। हमारे ही के एक बयान के जवाब में अफगानिस्तान के जो तालिबान के तर्जमान हैं, उन्होंने गोया एक तरह की हमें धमकी दी है कि हम अपने आप पे रहे, अगर कोई बात करना चाहते हैं तो अमारात अफगानिस्तान से बात करें। अमारात अफगानिस्तान के लोग इस तरह किया है जिसका मतलब यह है कि हमारी रियासत को तस्लीम करो और उनसे गुफ्तगू करो, उनसे बात करो। हमारे लिए खतरा नहीं है। हमारी मईशत को अगर खतरा है तो वो हमारी सलामती को भी खतरा है। और जो सबसे बड़ा खतरा हमारी जमहूरियत को है। जो मैंने शुरू में कहा है कि फैसला इमरान ने करना है, फैसला मौजूदा हुकूमत ने करना है या किसी और ने करना है, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम कि ये आगे चल सकता है। जो जमहूरियत का सिस्टम है, या इस सिस्टम को जिस तरह हाइब्रिड सिस्टम चलाया जाता रहा है, ये भी कुछ जमहूरियत तो नहीं है ना जी, लेकिन चलाया जाता है। कंट्रोल डेमोक्रेसी भी कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं होती थी, वो चलाई जाती रही है। हमारे यहाँ बेसिक डेमोक्रेसी आई थी, वो भी डेमोक्रेसी नहीं है, वो चलाई जाती रही है। आप पता नहीं हमारे यहाँ क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि मुल्क की वो कुव्वतें जो फैसला साज कुव्वतें हैं, जो पॉलिसी मेकिंग कुव्वतें हैं, कोई इशारा किसी की तरफ न समझा जाए, वो कुव्वतें
किस तरफ चलती हैं, किस तरफ जाती हैं, अदालतें क्या फैसला करती हैं। क्या देखिए क्या फैसला किया, 3 दिन पहले फैसला किया कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया है, 2 दिन पहले फैसला किया कि इलेक्शन कराओ, और उसके बाद अब खामोशी है और अब मुकदमा सुना जाएगा। क्या हम तमाशा देखने के लिए बैठे हुए हैं? सही। क्या सूरत हाल, कराची में इलेक्शन नहीं हो पा रहे, वहां बल्दियाती सीटों का मसला है, वो सवाल आपका अलग से है। जी। पूरे मुल्क के जो सूरत हाल है कि उन्होंने वापस ले लिया, उन्होंने वापस नहीं लिया, उन्होंने उसको आगे कर दिया, उन्होंने उसको पीछे कर दिया, कोर्ट ये कह रहा है, फलां ये क्या हो रहा है? जमहूरियत का वजूद तो मुझे अभी कोई ज्यादा मजबूत नजर नहीं आता, लेकिन सही। मुझे ये नजर आता है कि पाकिस्तान की मैशत को ठीक करने के लिए और सलामती के लिए कुछ सख्त फैसले जरूर होंगे। अल्लाह जी। करे कि ये फैसले जमहूरी हुकूमतें ही करें। ठीक है जी। सना मिर्ज़ा, क्या कहेंगी, साल 2023 में कौमी सलामती का जो अहम इजलास हुआ था वो अब ख़त्म हो चुका है, अहम फैसले भी हुए हैं, लेकिन क्या इन फैसलों पर अमल दरामद हो सकेगा और सख्त फैसले क्या नागुज़ीर हो गए हैं अब? देखिए, फैसले तो मेरा ख्याल है पहले भी होते रहे हैं, लेकिन असल चीज जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि अमल दरामद हो सकेगा या फिर नहीं, अमल दरामद करने के लिए नीयत की जरूरत होती है। और मेरा ख्याल है कि नीयत जो है वो ना हुकूमत के पास मौजूद है और ना ही वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। अगर ऐसा होता तो शायद नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास है वो वक्त से पहले बुला लिया जाता। आपने टोन सुनी है अफगानिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट के बाद, उससे आपको बखूबी अंदाजा हो सकता है कि एक ऐसा मुल्क जहां पर 30 साल आपने अपने ताल्लुकात की सूरत में इन्वेस्ट किया, अपनी इकोनॉमी से लेके अपनी डिफेंस, अपने सिक्योरिटी को आपने स्टेक पर लगा दिया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क आपने कर दिया। और उसके बावजूद भी जब राना सनाउल्लाह साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि जी अगर अफगानिस्तान में टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर हम किसी भी किस्म के एक्शन से नहीं इज्तनाब बरतेंगे, यानी कि फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं या फिर हम कोई भी हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके जवाब में जिस तरीके से अफगानिस्तान से रिएक्शन आया, अपने घर को दुरुस्त करने के बजाय, हाउस एंड ऑर्डर करने के बजाय वो उल्टा पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। तो एक तो ये कि जो सिक्योरिटी पॉलिसी है इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, लेकिन सिक्योरिटी पॉलिसी से पहले हमारे पास दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो ये कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुआ है इमरान खान साहब और इस वक्त की मौजूदा हुकूमत के दरमियान, ये अगले 6 माह में भी टलने वाला नहीं है। पंजाब के ऊपर आपने क्योंकि अगले सेगमेंट में बात करनी है तो मैं इसमें उस पर गुफ्तगू नहीं करती हूँ, लेकिन बात यह है कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस उस वक्त खत्म होगा जब हम ना सिर्फ अपने अपने तरीके से पॉलिटिक्स करेंगे बल्कि पार्लियामेंट को इस कम से कम यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। असल चीज ये है कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में है, ना ही वो सीटें छोड़ने को तैयार है। और दूसरी चीज, जो हुकूमत है वो भी डबल गेम कर रही है। वो ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज भी रखा जाए और उसको स्पेस भी ना दिया जाए, और उस स्पेस ना देने के चक्कर में हम किसी किस्म की कोई लेजिस्लेशन, कोई प्रोडक्टिव वर्क करने के लिए तैयार नहीं है। इंटरनेशनली कोई बंदा हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। तीसरा फैक्टर जो आपके सवाल का है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी का इस वक्त जो हाल है, सिर्फ एक दिसंबर के महीने में 25% के करीब महंगाई बढ़ी है नवंबर से, अगर हम कंपेयर करें तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इस इकोनॉमी के अलावा फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर, इसके अलावा दीगर जो हमारे मसाइल हैं, जो हमारा गर्दिशी कर्जा है, मेरा ख्याल है ये सब हम इस प्रोग्राम्स में पिछले बात कर चुके हैं कि 2,500 अरब से ऊपर जा चुका है। इसके अलावा फॉरेन रिजर्व्स 5 अरब डॉलर से भी नीचे के हमारे पास रह चुके हैं। बात यह है कि ये पॉलिसीज उस वक्त कामयाब होती हैं जब पॉलिटिकली आप स्टेबल हो। पॉलिटिकली अगर आप स्टेबल नहीं हो तो कोई भी इंटरनेशनल इदारा आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। तो मेरा ख्याल है कि चैलेंजेस बहुत हैं और इन तमाम चैलेंजेस में, जिस तरह मीर साहब ने भी इशारा किया, दो बड़े चैलेंजेस हैं। अगला इलेक्शन तो अपनी जगह, लेकिन उससे पहले जो बल्दियाती इंतखाबात होने हैं उसके ऊपर जो मजाक कौम के साथ किया जा रहा है कि इंतखाबात से एक दिन पहले ये फैसला होता है कि आपने इंतखाबात करने हैं, 7 दिन पहले आप लेजिस्लेशन कर देते हैं कि जी 101 नहीं 125 होंगी, जबकि वो इससे पहले भी 101 से कम थी। तो ये जो मजाक है ये बेसिकली डिले टैक्टिक्स है और मेरा ख्याल है कि ये किसी एक जानिब से नहीं, हमें थोड़ा सा पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ आगे चलना होगा। अदरवाइज ये मजाक ना सिर्फ हमारा अंदरूनी मुल्क भी बल्कि बैरूनी मुल्क भी दूसरे ममालिक और इदारों के सामने बनता रहेगा। ठीक जी, ब्रिगेडियर साहब। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, जिसमें अंग्रेजी में कहते हैं ना, नाउ और नेवर, मैं ये समझ के दो स्टेटमेंट्स जिनको मैं बड़ी अहमियत दे रहा हूँ अपना नए आर्मी चीफ की, जो वजीरिस्तान के दौरे में कहा था कि आप उनके घर में जाके उनका पीछा करें। तो उसकी इम्प्लीकेशन यही थी कि तहरीक तालिबान बेसिस जो है क्रॉस द बॉर्डर, अगर वहां से पाकिस्तान के खिलाफ हमले बंद नहीं होते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी तरीका होगा। और जिसके बाद पहली बात अब ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा और फिर ये जवाब आया जो आज पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी बात जो उन्होंने एक नेवल परेड में जो परसों की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि नेशनल कंसेंसस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर
और तो लिहाजा इन दो स्टेटमेंट को आप जेहन में रखिए। इसका मतलब यह है कि नई चीफ जो है वो उनके जेहन में भी ये है। जाहिर बात है कौमी सलामती कमेटी मीटिंग में भी आज बैठे में अभी तक पता नहीं फैसले बात कर रहा हूँ, मैंने तो नहीं सुनी अभी तक। वो भी चाहते हैं कि तमाम हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं पॉलिटिकल, वो भी सारे बैठ के मसाइल का हल निकाले, चाहे सियासी हल हो, इलेक्शन वाले मामला, ये इकोनॉमी के मामला, और सब मिलके इकट्ठे टेबल पर बैठकर आगे चले। देखिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमने कभी नहीं देखा कि एक दिन होती, पिछले हफ्ते 2 दिन लगातार होती है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसके अगले दिन होती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग, और फिर वीकेंड आता है और आज फिर उनकी एनओसी की मीटिंग होती है। इसका मतलब ये है कि बड़े सीरियस हॉल में एक सिंसेरिटी के साथ सोच विचार किया जा रहा है, बल्कि फैसले हो चुके हैं। अब अनाउंसमेंट की देरी रह गई है कि क्या वो मुश्किल फैसले होने हैं कौमी सलामती रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड। लेकिन ओवरऑल मैं एक चीज देख रहा हूँ कि एक पॉजिटिव मैं देख रहा हूँ, मैंने ट्वीट में भी किया थोड़ी देर पहले। नंबर 1 ये हमारे कोर्ट्स जो है वो थोड़े से हरकत में आ रहे हैं। समाती साहब को बेल मिल गई है, बेल मिलना तो केस अब खत्म है। शहबाज गिल का मेरे ख्याल एक हाई कोर्ट ने कहा कि जिसको कोई अरेस्ट न करे, सिंध हाई कोर्ट, ये खबर भी। उसके बाद वो तो नो कॉन्फिडेंस, वो दोनों आपने जो भी जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि एक कोई मामला कोई रिकंसिलिएशन की तरफ जा रहा है। इमरान खान भी अब डिसोल्यूशन की ज्यादा बात नहीं करते हैं असेंबलीज की, सो प्रॉब्ली बैक चैनल पे बहुत कुछ चल रहा है जो कि अभी तक खुलकर सामने नहीं आ रहा। बेशक उनके स्पीकर ने आज क्या किया पंजाब से कि नहीं जी नहीं, हम फिर भी असेंबली डिसॉल्व करेंगे, तहलील करेंगे, हम उस पर डिटरमिन्ड है, तो ये तो भी वक्त ही बताएगा। सही जी। हैदर वहीद साहब क्या कहेंगे? देखिए मेरे ख्याल से जो ये मुश्किल फैसले हैं वो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी की हद तक नहीं, बल्कि और मईशत की भी सिर्फ हद तक नहीं, बल्कि बहुत फंडामेंटल जो मामला हैं और जिस पे हमारा मुल्क आज तक है और जिन पॉलिसी पे हम चले हैं, वो सारों को रिवैम्प की जरूरत है। स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट फंडामेंटल चीज कि हम 5 मिलियन लोग हर साल ऐड करते हैं। हम क्योंकि एग्रीकल्चरलिस्ट आपके जो है 75% पार्लियामान में हैं, तो इनकम टैक्स एग्रीकल्चर पे नहीं लगाते। इंस्टीट्यूशंस प्लम मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी के बीच शहर में जो है वो प्रॉपर्टीज उनको सस्ते दाम मिल जाती हैं या कोड़ियों के दाम मिल जाती हैं। और हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो इंडिया का शायद 21% है, हमारा 11 है। टैक्सेशन एक वाहिद जरिया होता है कि कोई गवर्नमेंट जो है वो पैसे बनाती है और फिर लोगों पे खर्च करती है। एक्सपोर्ट और रेमिटेंस दो वाहिद सोर्सेज हैं जहां से डॉलर कमाया जाता है, जिससे फिर आप लोन्स वापस भी करते हैं या बॉन्ड्स आपके इंटरनेशनल होते हैं। ये सारे मामलात में बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस करने की जरूरत है। नेशनल सिक्योरिटी स्टेट हम हमेशा से रहे, इसको भी कहीं ना कहीं चेंज होना होगा। और पाकिस्तान को में सही मायनों में अगर जमहूरियत आनी है तो फिर ये जो वोट को रोंदा जाता है ये सिलसिला भी बिल्कुल रुकना होगा। अब अगर ये सारी चीजें नहीं करनी तो फिर माशी तौर पे भी हम नीचे जा रहे हैं और हम जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी पाकिस्तान में आती नजर नहीं आ रही। अब हमने देखा खान साहब ने जाने से पहले जिस तरह से प्राइसेस कट करके गए, आईएमएफ की जो है वो अग्रीमेंट को वायलेट भी किया और फिर प्राइसेस भी कट की। फिर मिफ्ता साहब ने कुछ स्टेबिलिटी दी तो उसके बाद आके फिर भी हमें नून हुकूमत को भी खतरा पड़ गया कि अब तो ये प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल, पॉलिटिकली ये वायबल नहीं है। उन्होंने भी फिर जो आईएमएफ से भी आगे सीना जोरी कर रहे हैं और प्राइसेस भी जो है उस तरह से नहीं बढ़ा रहे। तो प्रॉब्लम ये है कि पैसे हमें चाहिए, पैसे और हमें जो है वो अदायगी करनी है और पैसे हमारे पास है नहीं। और ये जो डेफिसिट है ये जो है वो कहीं इधर उधर हाथ पैर जोड़ के अगर टीका लग भी गया तो फिर आगे टीकों पे कब तक जो है हम जिएंगे। लोन्स जो है वो हम लेते हैं किचन मनी के लिए, यानी खाने पीने के लिए। हालांकि लोन लिया जाता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, हम अपनी मैशत को डेवलप करें कि ज्यादा कमा सकें ताकि लोन वापस करना वारे में आए। तो ये फंडामेंटल डिसीजंस हैं देखें। और ये पाकिस्तान अब उस मोड़ पे है कि हम एक एक्सक्लूजनिस्ट पॉलिसी जो हम इंस्टीट्यूशनली 99.9% पाकिस्तानियों को एक्सक्लूड करके चलते हैं कि वही शुगर मिलें वगैरह हैं जिनके लिए गैस भी सस्ती है तो बिजली भी मुफ्त है या सस्ती है। तो ये अब इस तरह चल नहीं पाएगा क्योंकि 0.1% को सर्व करने के लिए ये मुल्क नहीं बना था और करता यही आ रहा है। तो अगर इसी तरह से चलना है
तो अब 0.1% भी सर्व नहीं हो रहे। आज लैंड क्रूजर जिसने 2 करोड़ की ली हुई थी, आज उसको भी 7 करोड़ देने पड़ रहे हैं। जो अमेरिका जो है वो वेकेशन करने 20 लाख खर्च करता था, आज उसे 70 लाख खर्च करने पड़ रहे। तो ये आ गई अब सब पे है। और अगर बाहरी फैसले और बहुत डिफिकल्ट फैसले और सियासी तौर पे अनपॉपुलर फैसले करने की जरूरत नहीं दिखाई गई, तो फिर मेरे ख्याल से हमारा जो है ना अल्लाह ही हाफिज है। क्योंकि इस वक्त माशी तौर पे हम प्रोडक्टिवली कुछ नहीं मुल्क दुनिया को बेचते जिसके लिए दुनिया में पैसे देने को तैयार हो। हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, हमारे पास वही चीजें। अच्छा, पॉपुलेशन आपके लिए बून भी हो सकता है कि आप अगर स्किल कर दें, यहाँ बैठ कर ऑनलाइन डॉलर कमा सकते हैं। पाकिस्तानी बड़े स्किल्ड उन्हें आप दे दें तो बड़े जबरदस्त डायनामिक लोग साबित हुए पूरी दुनिया में, चाहे हमारे डॉक्टर हो, हमारे इंजीनियर हो, हमारे बैंकर हो, पूरी दुनिया में शोहरत कमाने वाले। हम अपने निज़ाम में लेकिन नहीं परफॉर्म करते क्योंकि निज़ाम यहाँ पे करप्टेड है, एलीट कैप्चर है यहाँ पे। तो ये फंडामेंटल डिसीजंस हैं। अगर हमने अब ये हमारे सामने जो है 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो आसानी का एक जमाने में होता था, हमेशा वही हम ले लेते थे। आज वो भी आसानी का रास्ता नहीं है, वो तबाही का रास्ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल तो ये है आपके इट इज नाउ और नेवर, डू और डाई। और पॉलिटिकली अगर हमने बात नहीं की, खान साहब कहते हैं ये सब चोर हैं, वो लोग कहते हैं कि खान साहब को जो है वो डिस्क्वालीफाई करो, यूं नहीं चल पाएगा। ये अब बहुत हो गया है। और अब जो है ना ये अगर तो हम डिफॉल्ट करते हैं और यहाँ तेल खत्म हो जाता है, खाने की चीजें नहीं होती, तो फिर ये जो लोग समझते हैं कि निकल ही जाते हैं, चल ही जाता है, उनको पता चल जाएगा कि ऐसा अब नहीं होगा। बिल्कुल अल्लाह ना करे। बिल्कुल साल 2023 जो है उसका आगाज हो गया है और इसमें कौम ने बहुत ज्यादा उम्मीदें बांध ली है कि अब ये जो साल है वो खुशाइंद हो और मुबारक साबित हो, और इस पर यकीनन हुकूमत को भी अहम और सख्त फैसले लेना होंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब कुछ बात कर लेते हैं स्पीकर डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तो वापस हो चुकी है। क्या अब नून लीग ने पंजाब में कोई नया मंसूबा बना लिया है? यही सवाल है मेरा सना मिर्जा आपसे। देखिए, मेरा ख्याल है कि मंसूबे में ऐसा बहुत बड़ी तब्दीली तो नहीं होगी। मुझे मेरी आवाज वापस सुनाई दे रही है। अगर आपने देखा हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या समझ लें कि जो इत्तेहादी उनकी हुकूमत है वो थोड़े दिन पहले अपना इजलास तलब कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ दिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक नंबर गेम की बात है तो हम शायद एक दिन पहले तक, बल्कि कुछ घंटों पहले तक ये कयास नहीं कर सकते कि क्या होने जा रहा है। क्योंकि आज आपने देखा कि जैसे एक खबर आई की वजह से वहदत मुस्लिमीन का, जिनका गालिबन 1 वोट है, उनकी ज़हरा नकवी साहिबा हैं और उन्होंने इज्तिमाई तौर पर उनकी जमात ने यह फैसला किया है कि वो परवेज इलाही साहब जो हैं उनके हक में वोट नहीं डालेंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल इस साल की बात करें तो मेरा ख्याल है काफी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो पंजाब असेंबली में हमें देखने में आई हैं। नंबर गेम के लिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग कोशिशें नहीं कर रहे हैं। उनका असल मकसद ये था कि जो सिस्टम से हट के सोल्यूशन हो सकता है वो कर लिया जाए, लेकिन असेंबलियों को चलाए रखना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बैक एंड पे कोई ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे भी हमारे पहले एक पैनलिस्ट ने भी कहा, वो मौजूद है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो पीटीआई और इस वक्त की गवर्नमेंट के दरमियान मौजूद है। मेरा ख्याल है कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ लीग और हुकूमत के दरमियान मौजूद है, यानी कि वफाकी हुकूमत के दरमियान। दूसरी, हमने एक चीज बड़ी दिलचस्प देखी है और मेरा ख्याल है कि ये इस साल के लिए अपनी नौयत की बिल्कुल एक मुनफरिद शक्ल होगी कि हमने ये जो असेंबली का इजलास है, ना सिर्फ ये देखा है कि जो तीसरा इजलास बुलाया जाना है, इससे पहले के जो 2 इजलास हैं, यानी कि वो पहला इजलास जो कि जून से पहले बुलाया गया था, गालिबन जून में, जो कि गवर्नर ने हमजा शहबाज साहब के लिए बुलाया था, उसको आज तक प्रोवोक नहीं किया जा सका। फिर दूसरा इजलास जो कि बुलाया गया परवेज इलाही साहब के हवाले से, वो इजलास आज तक एडजर्न नहीं हो रहा है, उसको भी खत्म नहीं किया जा सका, सिर्फ इसलिए कि कहीं मुस्लिम लीग नून या जो दूसरी जमातें हैं वो कुछ और उल्टा सीधा ना कर दें। इसलिए तकरीबन 100 दिन पूरे होने चाहिए थे आईनी तौर पर, लेकिन वो 150 दिनों को क्रॉस कर चुका है। तो मेरा ख्याल है कि तीसरा जब इजलास बुलाया जाएगा, जो कि अब 9 तारीख को बुलाया जाना है, तो ये भी जरा हमें इनसे आगाही चाहिए होगी और रहनुमाई भी कि 2 इजलासों के खत्म ना होने पर क्या तीसरा आईनी इजलास ही बुला सकते हैं। क्योंकि ये जो असूल और आइन हमें पढ़ाया जा रहा होता है कि ये जो डी नोटिफाई करना है ये आईनी नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना आईनी नहीं है, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना आईनी नहीं है, ये हो सकता है वो नहीं हो सकता है, स्पीकर साहब अपनी रूलिंग दे लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन चीजों के ऊपर भी रोशनी डालनी चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी सहूलतकारी के लिए बाकी सारे मसाइल को सरफे नजर रखते हैं। दूसरी बात ये भी है इसमें देखने वाली
कि किस तरीके से हमने पंजाब पुलिस को इस साल दाखिल होते हुए पंजाब असेंबली के अंदर देखा है। क्या तमाशा हमने देखा कि जी जब जी स्पीकर बिल्कुल। मजारी साहब जो है उनके ऊपर चीजें और लोटे उठा उठा के फेंके जाते रहे। तो 9 तारीख को यकीनन ये चीज देखने से ताल्लुक रखती होगी, अगर जी तो मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ठीक करवा देती है। तो ठीक या तो अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हो पाता है तो फिर मेरा ख्याल यह है कि केपी के असेंबली को भी डिसॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन सही जहां तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो जो इत्तलात यहाँ इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है वो यही है कि काफ लीग और इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है उनकी जी जी अंडरस्टैंडिंग जरूर मौजूद है, लेकिन पीटीआई की उस तरीके से या उन पॉइंट्स के ऊपर नहीं है। सही जी हैदर साहब। देखिए मेरे ख्याल से जो नंबर्स हैं अदम एतमाद के लिए, वो तो जाहिर है फिर ऑपोजिशन या इन दिस केस पीडीएम को लाने होंगे, तो ये बर्डन उनके लिए जो है वो ज़रा ज़्यादा है मेरे ख्याल से इस वक्त, क्योंकि अदम एतमाद तो फाइल इसलिए किया गया था कि डिसोल्यूशन ना हो सके, क्योंकि अदम एतमाद को फाइल करने से फिर जो है वजीर आला जो है वो डिसॉल्व करने की ताकत खो बैठता है। तो वो सर्व कर चुका है पर्पस। अदम एतमाद जो है वो अब इसीलिए वापस ले लिया कि नंबर्स भी शायद नहीं है और डिसोल्यूशन भी जो है अभी डिलेड है। सही और दूसरा अब जो इम्पोर्टेंट लेकिन एस्पेक्ट है वो ये है कि अदम एतमाद तो मेरा नहीं ख्याल होने वाला है अभी। तो अगर अदम एतमाद नहीं होने वाला, तो अगर लेट्स से किसी वजह से एतमाद का वोट परवेज इलाही साहब नहीं भी ले पाते, तो उस सूरत में वजीर आला फिर इलेक्ट जो पीडीएम करने जाएगी, तो फिर क्या उनके पास इस असेंबली में वोट हैं? एक सवाल है। और फिर आगे हम देखेंगे कि अदम के एतमाद का वोट अगर वजीर आला जो है उन्होंने लेना है, तो अभी तक तो कम से कम पीएमएलक्यू इंटैक्ट एक तो नजर आती है, यानी कि परवेज इलाही के अंडर ही नजर आती है। सही और परवेज इलाही और मुनिस इलाही जो है वो बबांग दोहल ये कहते फिर रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन बिलाखिर चाबी जो परवेज इलाही की है वो इमरान खान साहब के पास नहीं है, और सही पता नहीं किस हद तक उनके पास खुद है। तो सही अब पता नहीं कि एंड में परवेज इलाही साहब कहीं यू टर्न ना ले लें। अभी तक तो वो नजर यही आ रहा है कि वो आगे की अपनी सियासत खान साहब के साथ देख रहे हैं, और खासकर मुनिस इलाही साहब मेरे ख्याल से देखते हैं कि शरीफ खानदान और पीएमएल नून तो एक हाउसफुल है, जबकि पीटीआई में खान साहब 70 साल के हैं, और आगे उन्हें कुछ नजर आ रहा है कि शायद सियासी तौर पे उनकी कोई जगह जो है वो बन सके कोalition में, और पीएमएलक्यू को आई थिंक वो और बढ़ाएंगे अब, और कोशिश उनकी होगी कि वो थोड़ा पीएमएल नून को भी कैनिबलाइज करें पंजाब के कुछ एरियाज में। तो मेरे ख्याल से अभी तक जो नजर आ रहा है कि पीएमएलक्यू अभी तक टूटी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो असेंबलियां डिसॉल्व कर देगी। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं रिकंसिलिएशन का नतीजा यही निकलेगा कि शायद असेंबलियां डिसॉल्व ना हो, लेकिन साथ ही साथ जो है वो पीटीआई की कोalition क्यू के साथ चले, और क्यू लीग भी जो है वो उनके साथ चले, और हुकूमत जो है वो उन्हीं के पास रहे। तो अब देखें कि आगे क्या होता है, क्योंकि जो हुक्म इम्तनाई जारी किया है कोर्ट ने कि आप डिसॉल्व नहीं कर सकते असेंबली, वो इसी प्रेमिस पे है कि आपने एतमाद का वोट नहीं लिया, और अभी तक हमें ये देखना है कि आपके एतमाद का वोट लेने के अगर मजाज थे और आपने नहीं लिया है, तो क्या आपको जो डी नोटिफाई किया है वजीर आला, जिसको अभी सस्पेंड किया हुआ है, तो आया कि क्या वो डी नोटिफिकेशन सही थी, क्या एतमाद का वोट आपको लेना था? और अगर अभी 2 दिन रीजनेबल नहीं थे, तो अब तो लेना है, क्या डिसोल्यूशन से पहले एतमाद का वोट लेना चाहिए? क्योंकि आइन में कम से कम एतमाद के वोट लेना जो है वो डिसोल्यूशन को नहीं रोकता, लेकिन क्योंकि एतमाद का वोट 2 दिन में नहीं लिया गया, और नतीजतन लिखा हुआ है आइन में कि अगर आप एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो आप फिर रहेंगे नहीं वजीर आला। तो अब कोर्ट ने ये देखना है कि क्या ये वजीर आला 2 दिन के नहीं रहे, और अगर रहे हैं तो फिर ये पीटीआई और पीएमएलक्यू ये दलील ले सकती है कि हम अगर ना भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो रोकता नहीं है डिसोल्यूशन को, तो जहां इनको इजाजत मिली है डिसॉल्व कर भी सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि असेंबलियां भी डिसॉल्व होंगी, विल हैव टू वेट एंड सी। ठीक है जी सज्जाद मिर साहब। असल बात यह है कि ये बात तकरीबन तय कर ली गई है कि असेंबलियां डिसॉल्व नहीं होगी। सही उसके लिए चाहे परवेज इलाही की हुकूमत ही बर्दाश्त करनी पड़े नून लीग को, ये बड़ा एक सीधा सा फार्मूला है। और मेरा ख्याल में इस पर कंसेंसस है उन कुव्वतों का भी जिनको अभी मैंने कानून फैसला साज कुव्वतें कहा है, कि अभी चाहते हैं कि सिस्टम यही चलता रहे, कोई इसमें तब्दीली ना आए, ना वफाक में ना सूबे में, और इसके लिए वो ये कीमत अदा करने को तैयार है कि परवेज इलाही वजीर आला रहे। अब जो स्पीकर के वापस लिए गए हैं उसका वो तो ये फायदा था कि आप साबित करना चाहते थे
कि जो खुफिया रायशुमारी होती है स्पीकर की कि उसमें हुकूमत जो है वो वोट पूरे नहीं कर सकती। लेकिन अगर उससे बड़ी बात आ जाए कि वजीर आला को ये एतमाद का वोट लेना पड़ जाए तो उसमें भी तादाद पूरी नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि ये भी खेल खेला जाएगा या ये भी कोई मकसद है कि वजीर आला को एतमाद का वोट न ले सकें और मामला ख़त्म कर दिया जाए। मुझे लगता ये है कि कुछ अंदर ये इस तरह की प्लानिंग ही हो रही है कि असेंबलियां नहीं तोड़नी बस, चाहे परवेज लाई रहें या कोई भी सूरत हाल रहे। ये तय कर लिया गया है कि हुकूमत जो है ये, अच्छा जब परवेज लाई की जो हुकूमत होगी ये पीटीआई की उस तरह की हुकूमत नहीं है जिस तरह पीटीआई चाहती है, और ये पीटीआई की वो हुकूमत नहीं है जिसमें सारी ताकत पीटीआई के पास हो। पीटीआई तो होस्टेज बनी हुई है काफ लीग के पास, वो ना उनको छोड़ सकती है ना उनके साथ चलना उनके लिए आसान है। और परवेज लाई दंदना रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। वो शायद कई मामलों पे दूसरी जमातों को एक तरह का कुछ फेवर भी दे रहे हो सिर्फ इस वजह से ताकि उनकी हुकूमत कायम रह सके। तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब की असेंबलियां टूटने वाली हैं। ये सारा जो खेल है ये ऐसा गेम है, ऐसी काम किया जा रहा है जिससे असेंबलियों को बचाया जाए, और चाहे उसके लिए परवेज लाई हुकूमत को बचाना पड़े। इसके अलावा इस वक्त मुझे कोई मतलब नजर नहीं आता। ठीक है जी फारूक साहब। देखिए अंग्रेजी में कहते हैं many a slip between the cup and lip। ये बात सही है जो हमारे वर्दी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि सिचुएशन में अब हम बहुत है, कंफ्यूजन बहुत है और आप बैक चैनल को रूल आउट नहीं कर सकते। याद रखें कि इस वक्त ऑपोजिशन जो है उन्होंने भी अपने कार्ड बड़े अच्छे खेले हैं कि जो इनिशिएटिव उन पे, जो बर्डन उन पे डाला जा रहा था, बर्डन ऑफ प्रूफ आप कहें या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो उन्होंने आराम से विड्रॉ कर लिया। तो लिहाजा अब इनिशिएटिव जो है वो उनकी तरफ से तो अब आगे अपना इनके पास बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द पीटीआई एंड पीएमएलक्यू, और इन्होंने अब अपने नंबर पूरे करने हैं। और अभी थोड़ी देर पहले भी मैं देख रहा था कि कुछ उनकी खवातीन हैं पीटीआई की जो कहते थे कि हमें जनाब फोन भी आ रहे हैं, बड़ी लालच भी दी जा रही है, हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन अमेरिका में उसका भी कहा जा रहा है। तो अब ये उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया कि कहाँ से उनको ये फोन आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि एफर्ट ऑन है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, अगर देखिए अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ये फेल भी हो जाते हैं 1 से 2 सीटों से, तो याद रखिए द चौधरीज आर वेरी वेरी पॉलिटिकली स्कीमर भी हैं, पॉलिटिकली बड़े शार्प भी हैं, एक्टिव भी हैं। वो अपने पावर इंटरेस्ट अपने जो है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उसके लिए कुछ भी वो करेंगे। अगर परवेज लाई साहब जरदारी साहब के साथ बैठ के उनकी गवर्नमेंट के दौरान डिप्टी स्पीकर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो वो कुछ भी करने को तैयार है, वो कॉम्प्रोमाइज भी करने को तैयार होंगे। लेकिन ये कि जनाब वो चीफ मिनिस्टर है, चाहे इनके चीफ मिनिस्टर हो पीटीआई के साथ या अगर उनको पीडीएम के साथ भी बैठना पड़े, इवन एट द कॉस्ट, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ, बहुत कुछ एट स्टेक है उनके लिए। जो उन्होंने पता नहीं कितने बिलियन रुपए, 100 बिलियन रुपए प्लस का जो फिगर कोट किया जा रहा है, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो लगा दिया उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ये गुजरात, गुजरावाला और ये वाला जो इलाके हैं, तो जनाब वो उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं पता नहीं को मुकम्मल होंगे क्या है। वो तो वो चाहते हैं कि उनको मुकम्मल हो ताकि अगले उनको आगे इलेक्शन नजर आ रहे हैं, तो उनके तो सारा फोकस उस तरफ है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी भी पूरी कोशिश है ऑल कॉस्ट कि उनकी गवर्नमेंट कायम रहे, चाहे पीटी के साथ, पीटीआई के साथ, तो चाहे पीडीएम के। और मेरे ख्याल दे प्रिपेयर्ड टू पे दैट। 14 साल के बाद परवेज लाई चीफ मिनिस्टर बने, 14 साल के बाद, कोई छोटी बात नहीं है। अब मेरा नहीं ख्याल है कि वो अगले अब 14 साल इंतजार करेंगे, क्योंकि अब तो और लोग आ गए, मुनिसिपल के और जो फैमिली के लोग आ गए। तो दिस इज द लास्ट चांस फॉर परवेज लाई साहब टू बी एन एक्टिव चीफ मिनिस्टर। ऑल्दो आई कंसीड कि मुशर्रफ के दौर में उनके जो 5 साल थे उनको बड़े क्लियर 5 साल मिले, ये द बैकिंग ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। अभी भी वो जो गुफ्तगू जिस तरह करते हैं वो यही लग रहा है कि उनको अभी भी उनके ताल्लुकात अच्छे एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो उस वक्त उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया था। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो भी सूरत ऐसी बने बैक चैनल में कि परवेज लाई साहब जो है ना वो रहे। जी ठीक है। तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद जो है वो तो वापस हो गई है। सवाल यहाँ पर ये था कि नून लीग ने पंजाब में कोई नया मंसूबा तो नहीं बना लिया, और देखना यह कि अगर असेंबली तहलील हो जाती है या नहीं भी होती तो इन दोनों सूरतों में पीएमएलएन के पास क्या एक नया प्लान होगा और क्या हिकमत अमली होगी। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा।
में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अब बात करेंगे बल्दियाती हल्का बंदियों पर। MQM सिंध हुकूमत आमने सामने है। अब क्या यहाँ पर वादा वफा होगा या फिर नए से वादे किए जाएंगे, यही सवाल है मेरा हैदर वहीद साहब आपसे। जी देखिए, मेरे ख्याल से एमक्यूएम जो है वो किसी भी सूरत अभी इलेक्शन में जाने की पोजीशन में नहीं है। अभी तो उन्होंने कुछ फैक्शंस को जोड़ा भी है, कुछ वो उसका एडवांटेज भी लेना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बल्दियाती इलेक्शन जो 15 तारीख को है, उसका मुझे नजर आ रहा है कि अगर ये होते भी हैं तो बॉयकॉट ही एमक्यूएम करेगी, और एमक्यूएम मेरे ख्याल से अभी इलेक्शंस नहीं चाहती। जबकि पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, पीटीआई का भी ये है कि थोड़ा सा अभी वो वाला मोमेंटम शायद नहीं है जो एक महीना पहले था। इसका यह मतलब नहीं है कि पीटीआई एक फोर्स नहीं होगी कराची के इलेक्शन में, आई थिंक होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी इंतजामिया के अंडर, जिस तरह बल्दिया टाउन का इलेक्शन इन्होंने अभी नेशनल असेंबली का जीता था, बड़ी मुश्किल से जीता था, लेकिन अपनी इंतजामिया के साथ मेरे ख्याल से एक ऐसा ईसीपी जिस पे इल्जाम लगता है कि वो पीडीएम की तरफ पार्शल है, मेरे ख्याल से उनके लिए ये मामला अब इतने बुरे नहीं है कि इलेक्शन ना हो। अभी तक पीपल्स पार्टी भी डिले चाह रही थी, अब वो कहीं ना कहीं देखती है कि भाई हमारी ही हुकूमत के अंडर हो जाए अगर होने ही है। वैसे तो आइडियली वो शायद ना चाहें कि बल्दियाती इंतखाबात हों, लेकिन अगर होने ही हैं तो उनके अंडर हो जाएं। मेरे ख्याल से पीपीपी और एमक्यूएम एक दूसरे के खिलाफ सियासत करते आए हैं और बेनिफिट लेते आए हैं, लेकिन इस वक्त एमक्यूएम की वो वाली पोजीशन नहीं है जो पहले थी। और पीपल्स पार्टी भी जो है वो देखती है कि अगर पीटीआई स्ट्रांग हो जाती है कराची में तो इंटीरियर सिंध की तरफ भी खान साहब आ सकते हैं, और वो आगे थ्रेट अब एमक्यूएम से महसूस नहीं करते, वो थ्रेट पीटीआई से ज्यादा महसूस करते हैं। तो मेरे ख्याल से इन दोनों में रेकंसिलिएशन कहीं ना कहीं इसलिए भी जरूरी है कि वफाकी हुकूमत गिर सकती है अगर एमक्यूएम अलहदा हो जाए। सही। और ये अभी जाहिर है मास्टर प्लान में बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से पंजाब में डिसोल्यूशन नहीं होगी, उसी तरह से एमक्यूएम भी हुकूमत नहीं छोड़ेगी, और उसी तरह से वफाकी हुकूमत भी अभी नहीं गिरेगी। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मामला कहीं तय हो जाएंगे और एमक्यूएम मेरा नहीं ख्याल हुकूमत छोड़ेगी। सही जी। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब क्या कहेंगे सर? एक तो उनकी वो कमर जो पॉलिटिकल पावर तोड़ दी कराची में, वो जो 20 सीटें में 14 सीट तो पीटीआई लेगी, एक दो पीपल्स पार्टी, उनके पास 4-5 सीटें बची। तो एमक्यूएम इज इन बैड शेप। ठीक है, उनकी न्यूट्रल वैल्यू काम आई है अपना पीडीएम को जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था अप्रैल में, लेकिन ये उनकी गिदर बबकियां तो हमेशा होती रही हैं हर गवर्नमेंट के दौर में। मुझे वो भी दौर याद है कि जब के रहमान मलिक साहब इंटीरियर मिनिस्टर होते थे तो जनाब हर 15 दिन के बाद वो लंदन भागते थे, क्योंकि वहाँ का जो 9-0 था उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे वो जाके पैर पकड़ते थे, उनके हाथ पांव पकड़ते, इल्तिजा करते थे कि जनाब आप हमारी गवर्नमेंट के साथ फेडरल में कोलिशन में है, सिंध में भी कोलिशन में है, एमक्यूएम पीपल पार्टी, तो आप नाराज ना हो, हम आपकी मसले जो है मसले मसाइल हल कर देंगे। जहाँ आजकल मैं देख रहा हूँ वही चीज चल रही है। अय्याज सादिक साहब जो है द ट्रबल शूटर, वो हर 8 हफ्ते के बाद जैसे धमकी आती है वो भागते हैं। कुछ और लीडर भी भागते हैं पीडीएम के कराची इनको मनाने के लिए के, और ताकि टाइम हो जाए, जिस तरह मेंगल साहब भी करते हैं फ्रॉम द बलूचिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। एमक्यूएम अगर मिल भी जाए तो इनकी उस तरह की आप पॉलिटिकल पावर नहीं हो सकती जो कि एक जमाने में उनकी न्यूट्रल वैली थी कि एक लफ्ज बोला जाता था तो पूरा कराची बंद हो जाता था, और जनाब बोरियां भर भर के शिनाख्ती कार्ड आते थे। 2-2 लाख वोट जो है एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में होते थे। मुझे आज भी याद है, अब ये सत्तार साहब जो हैं और इनके बाकी जो 2.5 लाख वोट पड़ते थे, लोग आते नहीं थे लेकिन बोरियों में शिनाख्ती कार्ड आ जाते थे। सो उस तरह की पॉलिटिकल पावर, उस तरह की पॉलिटिकल न्यूट्रल वैल्यू एमक्यूएम की उस तरह अब नहीं हो सकती। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई के आज जो मैंने कुछ वीडियो देखी हैं कि किस तरह इंटीरियर सिंध में, देखें पीटीआई विल हिट देम इन द इंटीरियर सिंध, बेशक इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो या ना हो, लेकिन पीटीआई की जो हेरिंग पावर इंटीरियर सिंध में आज मैं देख रहा था उनके लोग जो हैं वो जनाब एडमिनिस्ट्रेशन ने तो वो बंद कर दिए, वो जो रिक्रूटमेंट हो रही थी लोगों को पीटीआई में मेंबरशिप दी जा रही थी, दुनिया बाहर निकली थी, चाहे वो हैदराबाद है, चाहे वो नवाबशाह है, चाहे वो सांगड़ है। तो पीटीआई आई थिंक मेरे अपनी सस्पेक्ट है कि वो एक खतरा बन के इमर्ज होंगे कराची में। मेरा नहीं ख्याल है कि पीटीआई की मोनोपोली या मेजॉरिटी उस तरह कम होगी, मे बी 1-2 सीटें कम आगे पीछे, बट दे विल स्टिल रिमेन इन मेजॉरिटी इन कराची, बिकॉज एमक्यूएम को लोगों ने देख लिया हुआ है। और बेसिकली ये जो एमक्यूएम है ये कौन लोग हैं? ये वही
बाकियात हैं, वही लंदन की बाकियात हैं, ये सही वही लोग हैं जिन्होंने कराची को बर्बाद किया था, कराची को तबाह किया था। सही ये मीर ठीक साहब ठीक मीर साहब तो पूछे बैठे हुए हैं, ठीक सर इन्होंने सब कुछ देखा, वो पूरा दौर देखा है मीर जी साहब ने कि क्या बर्बादी तबाही मचाई थी एमक्यूएम ने कराची में। ये सही लोग ठीक भूल गए ठीक आपके ख्याल में? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी सना मिर्जा क्या कहेंगे आप देखिए कराची में जो उससे पहले मैं 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है वो कहना चाहूंगी। एक तो ये कि इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इलेक्शन में हुआ वो मजाक, मेरा ख्याल है बहुत से लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि इलेक्शन से महज एक रोज पहले ये फैसला होना कि इलेक्शन करवाने हैं नहीं करवाने हैं, और उसके बाद एक ही रोज के अंदर ये कोर्ट की तरफ से कह दिया जाना कि जी आपने अगले रोज इलेक्शन करवाने। ये ऑब्वियस था कि जब शाम को ये कहा जा रहा है तो अगले दिन इलेक्शन नहीं हो सकते थे, लेकिन कोर्ट की ये कोशिश थी कि इलेक्शन जो मतलूबा जो रिक्वायर्ड डेट थी कम से कम उस डेट के आसपास हो, बजाय इसके कि अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। एक ऐसे कानून, एक ऐसे बिल के ऊपर जो कि असेंबली से, सेनेट से अप्रूव तो हुआ लेकिन अभी तक उस पर सदर ने दस्तखत नहीं किए थे, और जब एक एक्ट के एक कानून को एक्ट का दर्जा नहीं मिल सका दस्तखत के बाद, तो फिर उस बेसिस के ऊपर अगर आप इलेक्शन मंसूख कर दें तो इसका मतलब यह है कि आपकी नीयत के ऊपर शक किया जाना चाहिए। इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है और जो सूबाई हुकूमतें भी हैं, उनकी इंटेंशन ये है कि ये बल्दियाती इंतखाबात ना करवाए जाएं, और अगर करवाए जाएं तो इस तरीके से करवाए जाएं कि जो साबका हुकूमतें हैं उनका वोट बैंक मारा जाए। इसके अलावा मेयर और डिप्टी मेयर का जो तरीकाकार है वो भी इन नई अमेंडमेंट्स में बड़ी हद तक तब्दील कर दिया गया है, और वो आप वक्त के साथ देखेंगे कि वो चेंजेस क्या असर डालती हैं। अब मैं आपके दूसरे सवाल के हिस्से पे आती हूँ। जहां तक एमक्यूएम की बात है, देखें ये बगैर किसी इशारे के इत्तेहाद नहीं हुआ। ये जो तीनों ग्रोह हैं ये 2018 गालिबन या 19 में, मुझे करेक्ट करेंगे मीर साहब भी जो मेरे बाद जिन्होंने गुफ्तगू करनी है, कि उन्होंने मुलाकात की थी मुस्तफा कमाल साहब ने और फारूक सत्तार साहब ने, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यकदम मुस्तफा कमाल साहब गायब हो गए थे, यानी कि उन्होंने उनसे अलायंस नहीं किया था। लेकिन अब अगर किशोरी साहब के आप स्टेटमेंट्स देखें तो उससे ये बड़ी क्लियर फील आती है कि कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद और ग्रीन सिग्नल देने के बाद टेसोरी साहब ये टास्क लेकर गए हैं और इस टास्क के ऊपर काम हो रहा है। एमक्यूएम को आखिर इस वक्त जरूरत क्यों पेश आ रही है इत्तेहाद की? वो इसलिए पेश आ रही है क्योंकि अगर नई हल्का बंदियां नहीं होती हैं तो एमक्यूएम का जो वोट बैंक है वो मारा जाएगा। जहां तक बात की हमसे पहले एक पैनलिस्ट ने कि जी उनका वोट बैंक पिछले इलेक्शन में मारा गया है, तो मेरा ख्याल है सब जानते हैं कि वो वोट बैंक जबरदस्ती एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से छीना गया था, मारा नहीं गया था, और वो वोट बैंक दिया गया था पीटीआई को। लेकिन पीटीआई की खुशनसीबी ये है कि पिछले कुछ अरसे में खान साहब के हुकूमत से निकलने के बाद वो वोट बैंक, कराची में जो लोग उनको लान तान कर रहे थे, आज वही वोट बैंक उनके साथ खड़ा हो गया है। और अगर अभी आप बल्दियाती इंतखाबात करवाते हैं तो वो वोट बैंक पीटीआई की सपोर्ट करेगा। इसीलिए एमक्यूएम की जो पहली डिमांड है ये है कि हल्का बंदियों को आप ठीक करें। कहीं 30,000 वोट एक हल्के में है और कहीं पर 90,000 है, ये बैलेंस नहीं किया गया है, तो कम से कम हल्का बंदियों को नए सिरे से किया जाए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर आप हमेशा लास्ट मोमेंट के ऊपर जब इंतखाबात आते हैं उस वक्त आपको इन चीजों का ख्याल क्यों आता है? आप जब हुकूमत में बैठते हैं उस वक्त आप ये काम क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि इस वक्त पदार्थ सियासत एमक्यूएम कर रही है और उनका असल मकसद ये है कि अगले इलेक्शन से पहले इस सिस्टम को जो कि लोकल बॉडीज का है उसको ठीक किया जाए, और पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है बखुशी कभी भी ये काम नहीं करेगी। जी सज्जाद मिर साहब। असल में हम तमाम पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं, पीटीआई का भी, एमक्यूएम का भी, जो कभी बहुत बड़ी कुव्वत गई है या हमने तोड़ फोड़ दी है और अब दोबारा उसकी जरूरत पड़ गई, क्योंकि पीटीआई अगर कबूल नहीं होता, और तीसरी पीपीपी जो कभी भी कराची की मकबूल जमात नहीं रही, इन तीन का तो जिक्र करते हैं। लेकिन पिछले एक महीने से पहले जो सर्वे आते रहे थे और जो तरीकाकार वज़ा किया गया है मेयर मुंतखब करने का, एक तरह का इंडायरेक्ट तरीका ही है, उसके लिहाज से हाफिज नईम और रहमान जमात इस्लामी के थे वो ज्यादा ताकतवर दिखाई देते थे और उनकी कुव्वत भी थी, उन्होंने डरना भी दिया, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई भी। मुज़ाकरात हम एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, जो वफाक में एक ही हुकूमत में है वो मिलकर कर रहे हैं मुज़ाकरात, और वो तय कर रहे हैं कि शहर की किस्मत क्या होगी। और पार्टियां नहीं है वहाँ, और स्टेक होल्डर नहीं है। पीटीआई से नहीं आप पूछेंगे, जमात इस्लामी जो एक जमाने में सबसे बड़ी कुव्वत थी कराची की, उससे नहीं पूछेंगे। अब जब रीअमर जो असल में कोई भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं चाहता, ना इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती, पंजाब में पीटीआई नहीं चाहती, सिंध में पीपीपी नहीं चाहती। ये सारा सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि आपको आइन में तय करना पड़ेगा कि यूं ही बल्दियाती जिस तरह सूबाई असेंबली या कौमी असेंबली टूटती है तो आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना होता है, इस तरह जब बल्दियात टूटे तो 90 दिन के लिए आपको इलेक्शन कराना पड़े।
और इसके लिए आपको रूल भी तय करना पड़ेंगे। इस्लामाबाद में आप डायरेक्ट मेल ला रहे हैं, वहां आप इनडायरेक्ट मेल ला रहे हैं, हर तरह की आप स्कीमें बनाते हैं। कोर्ट एक फैसला देता है, फिर दूसरा फैसला देता है, एक अजीब कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। उस कंफ्यूजन में के अंदर से हमको रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, जो निकल नहीं सकता। रहा पीटीआई और एमकेएम के मुज़ाकरात, तो भाई अब वो जरदारी साहब की अदालत में पहुंचे हैं। सुना है आज पीपल्स पार्टी ने अपना मुकदमा पेश किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी की तकसीम हुई है वो दुरुस्त हुई है, चाहे एक हल्का 96,000 का है, दूसरा हल्का 46,000 का है, लेकिन इसलिए ठीक हुई है कि इसमें पीपल्स पार्टी अच्छी सीटें ले लेगी। और जरदारी साहब का मामला है, मुज़ाकरात तो उन्होंने किए थे, वादे भी किए थे। उन्होंने वादों के बारे में बड़ा एक तारीखी जुमला कहा हुआ है कि वादे कोई हदीस नहीं हुआ करते, और इसी के नतीजे के तौर पर उनकी पहली हुकूमत से मुस्लिम लीग नून अलग हुई थी। ये उनका अगर थियरी ये हो, सियासत में ये आप तय कर लें कि माहिदे जो होते हैं वो हदीस नहीं हुआ करते, तो फिर क्या हो सकता है? इसके बारे में एक तारीखी वाकया है माहिदा करने के बारे में। ये वाकया भी उससे कम नहीं है। वो ये है कि पंजाब के दो बड़े शख्सियतों के दरमियान, नाम नहीं लूंगा, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, माहिदा हो गया, कुरान पर माहिदा हुआ कि फलां कॉन्स्टिट्यूंसी में ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। माहिदा हो गया, माहिदा तोड़ दिया गया। उनसे कहा गया आपने तो कुरान पे माहिदा किया था। उन्हें कहा किया था, दिखाओ। दिखाया गया, उन्हें कुरान पे कहा है, ये तो उसके हाशिए पर हमने दस्तखत किए थे। तो इस तरह की जो तरीके होते हैं, वजह होती है, सियासत होती है, ये इस मुल्क में शुरू से चलती आ रही, 70 साल से चलती आ रही है। जरदारी साहब उसकी मेराज है, गोया मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में इस मुल्क में अगर कोई आपको जमहूरी सेटअप कायम करना पड़े, जरदारी साहब किसी वक्त पलट भी सकते हैं, वो सब कुछ दे भी सकते हैं। वो इस तरह देते हैं कि सब कुछ उनके पास रहे, जैसे उन्होंने दिया, असेंबलियों को इख्तियारात दे दिए थे कि आप सूबों को इख्तियारात दे दिए, आप 58(2) भी खत्म कर दिए, उनका सदर के इख्तियारात खत्म कर दिए। सदर के इख्तियारात खत्म नहीं हुए थे, क्योंकि सदर पीपल्स पार्टी का ऐसा चेयरमैन था जिसके कहने पर वजीर आज़म मुंतखब होता था, उसे इख्तियार रखने की क्या जरूरत थी? तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं जिसको हमें गौर करना पड़ेगा। लेकिन लगता है पार्टी में भी उस तरह बल्दियाती इंतखाबात से फरार इख्तियार किया जा रहा है, जिस तरह पंजाब में और इस्लामाबाद में किया जाता है। ठीक है, बल्दियाती हल्काबंदियों पर एमक्यूएम और सिंध हुकूमत आमने सामने हैं, काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इसी पर ये बात हो रही थी कि जो उनसे वादे किए गए हैं वो वफ़ा होंगे या नहीं होंगे, या मज़ीद वादे और इकरार किए जाएंगे। इसी पर मेरे मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद थे सज्जाद मीर साहब, सना मिर्ज़ा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद और हैदर वहीद साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, यहीं पर हमारे प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, और जो तहफ़्फ़ुज़ात एमक्यूएम को हैं हुकूमत से और पीपल्स पार्टी से, देखना यह है कि ये तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म होते हैं या नहीं, या मज़ीद वादे और इकरार होते हैं, और वो कहते हैं ना कि वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए। तो इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निबान।